Welcome back to my dear students. Today we will talk about nominative absolute constructions. This is also come in synthesis. ओके तो हम आज देखेंगे कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें इसके बारे में जानना है कि आखिरकार नॉमिनेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो सब ये यदि हमें पता चल जाएंगे तो हम आगे को इजीली बात को समझ सकते हैं। वेल, नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और एब्सोल्यूट होता है फ्री स्वतंत्र। राइट, तो यही मैं बता देता हूं, वैसे आगे भी बताऊंगा। सब इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट से मतलब है कि हमें इसमें एक कर्ता को फ्री करना होता है, स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, तो इसके प्रयोग से, इसकी रचना से, इसकी संरचना का प्रयोग करके हमें दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना है। तो अब बात आती है कि हम जोड़ें कैसे, बनाएं कैसे, इसका यूज कैसे करें। तो इसके लिए समझने के लिए जरूरत है पहचान की। आइडेंटिफाई कैसे करना है सेंटेंसेस के लिए कि हमें इसमें यूज करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का। तो इसके लिए है कि बहुत सिंपल सी बात है कि इसके जो दो या दो से अधिक जो वाक्य दे रखे होते हैं, दोनों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। अर्थात सब्जेक्ट यदि सेंटेंस दो हैं तो पहले सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, दूसरे का सब्जेक्ट होता है, वो बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, अर्थात भिन्न होते हैं। अर्थात दोनों के कर्ता कैसे होते हैं, दोनों सेंटेंसेस के भिन्न कर्ता होते हैं। पहली पहचान। अब बात करता हूं मैं दूसरी पहचान की। दूसरी क्या पहचान है इसकी कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, उसमें पहले सेंटेंस में रीजन दे रखा होगा, कारण दे रखा होगा, और दूसरे सेंटेंस में उस रीजन का, उस कारण का रिजल्ट दे रखा होगा। ठीक, परिणाम हमें दूसरे वाक्य में मिलेगा। अर्थात पहले वाक्य में कार्य का वर्णन होगा, रीजन का वर्णन होगा, और दूसरे में उसका परिणाम दे रखा होगा। दोनों बातों से हम वाक्य को पहचान कर सकते हैं। राइट, तो ओवरऑल हम यदि ऐसे कह सकते हैं कि वी कैन से दैट वी हैव रिलीज्ड अ सब्जेक्ट। ओवरऑल बात करते हैं तो। राइट, अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हमें नियम का पालन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, किस प्रकार से बनाना है। तो हम पहला रूल देखते हैं इसका कि वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य दे रखे होंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं उस बात के लिए। यदि दो या दो से अधिक वाक्य दे रखे हैं जिसके वाक्य में कोई भी बी वर्ब का प्रयोग नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे करना है। बी वर्ब समझ रहे होंगे, पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं। इज, एम और वॉज वर्ब, ये सभी हमारी बी वर्ब में आती हैं। अर्थात जो मेन वर्ब का कार्य करती हैं वे क्रिया हैं, क्या कहलाती हैं, बी वर्ब कहलाती हैं। एंड एज दे आर नॉट यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। राइट, ठीक है, तो हम उस जब बी वर्ब नहीं है तो हम उस वाक्य में जो यूज करना है हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का करना। ठीक, कब, जब उसमें कोई बी वर्ब नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके लिए। पहला एग्जाम्पल है द सन रोज, ठीक, और दूसरा है वी लेफ्ट द होटल। राइट, पहले में क्या कार्य हो रहा है, सूर्य का निकलना। रीजन क्या है, कार्य क्या है या रीजन क्या है, सूर्य निकलना, और परिणाम क्या मिल रहा है उसका, होटल को छोड़ देना। ठीक है, दोनों चीजें जो मैंने अभी बताई थी आगे। तो हम वाक्य को कैसे बना देंगे, द सन, और इसमें बी वर्ब का भी यूज नहीं है। द सन रोज, हैविंग राइजन,
क्योंकि राइज, राइज रोज राइजन, ठीक है। लास्ट को जो कहता हूं जोड़ देंगे, वी लेफ्ट द होटल, राइट, ठीक है ना। द सन हैविंग राइजन, वी लेफ्ट द होटल। दैट्स क्लियर। हैविंग का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, बी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा हमारा रूल आता है, अब यदि वाक्य में कोई बी वर्ब है, बी वर्ब मैं बता चुका हूं, बी वर्ब, इज वर्ब, वाज वर्ब, ठीक है, ये सब बी वर्ब है। यदि है तो हमें कैसे बनाना है, ठीक है। यदि वाक्य में क्या है, बी वर्ब है, ये सब चीजें हमें पहले वाक्य में देखनी होती है अमूमन, ठीक है, पहले वाक्य को हमें देखना है। तो बी वर्ब है तो हम वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो वाक्य को हम इज, एम और वाज वर्ब को हटा देंगे, अर्थात बी वर्ब को हटाकर उनके स्थान पर बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें ना होने पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसमें हम उन्हें हटाकर बीन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द स्कूल वाज ओवर, ठीक है, पहला है वाज क्या आगे, बी वर्ब आगे, और द स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, ठीक। तो बना देंगे द स्कूल बीइंग ओवर, ठीक है, कॉमा, स्कूल की छुट्टी होने पर द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। तो इस अब कार्य क्या हुआ है, यहां पर रीजन क्या हुआ, स्कूल छोड़ने का रीजन ये हुआ, स्कूल की छुट्टी हो गई, ठीक है, इसलिए बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया, छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, अर्थात छात्र स्कूल से चले गए, ठीक। तो इस प्रकार से द स्कूल बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, राइट। क्लियर हो गई होगी बात। इससे आगे का रूल बताता हूं मैं। तो इस प्रकार से तीसरा रूल है हमारा, और इसमें केवल और केवल 3 रूल्स हैं जिनका हमें प्रयोग करना होता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो तीसरा क्या है, तीसरा रूल ये है कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तब, ठीक है। अब यहां बात आ जाती है कि आखिरकार पैसिव वॉइस क्या होता है। आप पढ़ चुके होंगे और हर क्लास में आपने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस क्या होती है, जिसमें बहुत सिंपल बात है कि ऑब्जेक्ट पहले दे रखा होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आती है और बाय का यूज होता है। बाय नेसेसरी नहीं है यूज होना, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो चीजें दे रखी होती हैं वो एक्चुअल में नहीं होती हैं। किस में नहीं होती है, एक्टिव वॉइस में नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि एक मैं वाक्य बना के बता देता हूं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक, ही राइट्स अ लेटर। अब हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये है ऑब्जेक्ट और ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ठीक है। ये बताया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं हम, सब्जेक्ट, तो अ लेटर, ठीक है। जब अ लेटर है तो ये प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसको हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें वो अगले वाले करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो क्या आ जाएगी, इज, क्योंकि सिंगुलर है। अब राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन बाय हिम, ठीक। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो अमूमन आपने कभी भी देखा होगा इज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है, लेकिन यहां हो रहा है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि वाक्य हमारा पैसिव में है। अब 8 आपके टेंसेस की होती है, तो 8 टेंसेस को आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, आपको ये पता है तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो उस कंडीशन में जब हम वाक्य को क्या बना रहे होंगे, सिंपल बना रहे होंगे,
तो उस कंडीशन में हमें यूज करना है हैविंग बीन। क्या यूज करेंगे हम? हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, और हैविंग बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। राइट? अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, जैसे द सोल्जर वॉज किल्ड। ठीक है, वॉज और किल्ड किस वाक्य हो गया? पैसिव में पहला वाक्य। ठीक, दूसरा वाक्य की बात करें हम, द सोल्जर वॉज किल्ड, द आर्मी लिखे, द टीम लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, तो यहां पर यानी कि सोल्जर को मार दिया गया और टीम ने स्थान छोड़ दिया। ये ऐसा भी हो सकता है, द मैन वाज किल्ड, अ मैन वाज किल्ड, कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर। ओके, तो अब इससे हमें पता ये चल रहा है कि वाक्य पैसिव में है। ठीक है, तो अब वाक्य को सिंपल बना देंगे, जैसे हैविंग बीन किल्ड, स्टॉप करोगे ना? तो इस प्रकार से हैविंग बीन किल्ड द सोल्जर, सॉरी, अब हमें यहां सोल्जर नहीं लिखना, तो चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले लेंगे। ठीक है, द सोल्जर हैविंग बीन किल्ड, ठीक है, जोड़ देंगे, द टीम लेफ्ट द प्लेस। यहां मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक सोल्जर टीम है, उस टीम का एक सोल्जर को मार दिया गया कि टेररिस्ट के द्वारा, किसी के द्वारा भी, तो जो पूरी की पूरी टीम है फिर वो स्थान को छोड़ देती है अटैक होने पर। ठीक है, तो ऐसे ही द सोल्जर हैविंग बीन किल्ड, यानी कि सोल्जर को मार देने के पश्चात द टीम लेफ्ट द प्लेस। अब वो टीम कोई सी हो सकती है, आतंकवादियों की हो सकती है या कोई भी हो सकती है, उसके द्वारा वो स्थान तुरंत छोड़ दिया गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से बना देंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।